नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा और आप में से कई लोग इनके बारे में जानते होंगे। इनका नाम है इंदिरा गांधी और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम लिया जाता है क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो आज हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे और आपकी भी दिलचस्पी अगर इंदिरा गांधी के बारे में जानने की होगी तो और इसकी आप देखिए पर्याप्त जानकारी आपके पास उपलब्ध रहेगी। और आप देखते हैं कि इनकी शादी को लेकर काफ़ी विवाद उठता रहा है और पहले भी आप देखिए कि उठता था और अभी भी उठता रहेगा आगे भी। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उनकी शादी पर भी बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बेटी हैं इंदिरा गांधी। कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इंदिरा गांधी। और आप देखिए यहाँ ये पूरी आप देखिए कि गांधी और एक तरह से आप कह सकते हैं नेहरू परिवार की पूरी एक तरह से लिस्ट है। मोतीलाल नेहरू आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बात की हुई थी। और मोतीलाल नेहरू की बीवी का नाम था सौरभ रानी नेहरू। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के बेटे ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी पत्नी का नाम कमला कमला नेहरू। और आप देखेंगे कि उसके नीचे आप लोग आएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी। और ऐसा माना जाता है, देखिए शादी को लेकर आप देखते हैं विवाद उठता है कि गांधी जी ने फिरोज को आप देखिए गोद ले लिया था, तो एक तरह से उनका नाम फिरोज गांधी के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद इंदिरा का नाम भी गांधी पड़ जाता है। और इन दोनों की शादी के लिए नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे, तो उसी में ऐसा होता रहता है। फिर आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी, और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। और आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी, और मेनका और संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं, इनके पति का नाम रॉबर्ट वाड्रा है। मिराया वाड्रा इनकी बेटी का नाम, रिहान इनके बेटे का नाम है। तो ये पूरा है क्या, गांधी परिवार। समझ रहे हैं आप लोग। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी तक। कहाँ तक, इंदिरा गांधी तक। आज इंदिरा गांधी के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम लोग फिरोज गांधी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपकी सीरीज ये चलती रहेगी। जो भी हमारे देश के राजनीतिक परिवार हैं, चर्चित परिवार हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर अपनी देख भी रहे हैं इंदिरा गांधी को। इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था और उन उपनाम इनका इंदिरा गांधी। आप सभी लोग इंदिरा गांधी के नाम से इन्हें जानते हैं। 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ठीक है। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। हिंदू धर्म था इनका। जाति इनकी ब्राह्मण थी। क्या थी, ब्राह्मण जाति से आती थी। और पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू, पति का नाम इनके हस्बैंड फिरोज गांधी, और पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी। पुत्र बहु है सोनिया गांधी और मेनका गांधी। इनके पौत्र की बात करें तो राहुल गांधी और वरुण गांधी इनके पौत्र, और पौत्री की बात करें तो प्रियंका गांधी इनकी पौत्री हैं। ठीक है। अगर हम लोग इंदिरा गांधी की शिक्षा की बात करें तो इंदिरा गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा पुणे विश्वविद्यालय से पास की थी और 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, और जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनवाया गया था। और जिसके बाद वह इंग्लैंड चली जाती है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंग्लैंड जाने पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। और ब्रिस्टल की बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद इंदिरा गांधी ने 1937 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ऑक्सफोर्ड के सोमरविले कॉलेज में प्रवेश किया। और जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय जेल में थे।
और कमला नेहरू की मौत हो चुकी थी मृत्यु के समय, इसलिए इंदिरा गांधी को बचपन में स्थिर कामकाजी जीवन, पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय, ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ाई की, यानी कि विदेश में भी पढ़ाई की इन्होंने। किसने? इंदिरा गांधी ने। और कार्यक्षेत्र आप सभी जानते हैं कि राजनेता थी, और जो इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आप सभी जानते हैं कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंदिरा में अगर देखें तो इंदिरा बचपन से ही देशभक्ति भावना थी इनमें, और उस समय भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था। और छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं की होली जलते देखी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। तो बचपन से ही आप देखें होनहार थी, एक तरह से देश प्रेमी थी। जब इंदिरा गांधी 12 साल की हुई तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व भी किया। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, और जो बंदर सेना से प्रेरित था और जिसमें महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सहायता की थी, उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में इस समूह में आप देखेंगे 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया। उन्होंने बहुत से आम लोगों को भी संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए, प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। और आप देखें ब्रिटिश शासन के होते हुए ये सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। क्या थी? खुश थी। और अगर हम लोग इनकी व्यक्तिगत जानकारी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने सन 1942 में को फिरोज गांधी के साथ विवाह किया, और फिरोज गांधी गुजरात के पारसी परिवार से संबंध रखते थे, और वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे, जब इलाहाबाद में रहते थे तभी से। इसके बाद जब वे पढ़ाई के लिए ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, तब उनकी वहां दोबारा मुलाकात हुई और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। किंतु नेहरू जी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, और दरअसल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले फिरोज एक प्रमुख व्यक्ति थे। और आप देखेंगे फिरोज देश के राजनीतिक सर्किल में एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में उभरे थे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, जिसके कारण वे नेहरू जी को पसंद नहीं थे, और बाद में आप देखेंगे उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के 2 बच्चे हुए, पहले सन 1944 में राजीव गांधी और दूसरे सन में 1946 में संजय गांधी हुए। और 8 सितंबर 1960 को एक प्रमुख कार्डियक गिरफ्तारी के बाद फिरोज गांधी की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगर हम लोग इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 1950 के दशक में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनौपचारिक रूप से एक निजी सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया, और आप देखेंगे कि 1964 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। और आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल। और इसका चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है एमएलए का? तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आपको अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अगर आप 18 साल के हो चुके होंगे तो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें मोरारजी देसाई की पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त किया गया, और वह जनवरी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी, और अक्टूबर 1984 में उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और जब राष्ट्रीय आपातकाल के बाद आप देखिए देश में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी, और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार होना पड़ा। लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। 1980 में आप देखेंगे फिर से चुनाव होता है, और फिर से सत्ता में इंदिरा गांधी आ जाते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी जी द्वारा मध्यावधि चुनाव की घोषणा, ये भी काफ़ी चर्चा में रही इस समय। साल 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की बिगड़ती हालत को देखते हुए देश में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए मध्यावधि चुनाव को घोषणा कर विपक्ष को झटका दे दिया। और अपनी राजनीतिक कौशलता के लिए पहचानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी हटाओ के नारे के साथ इस चुनाव में उतरी, और देश में चुनावी माहौल बनाकर 518 में से
518 सीटों में से 352 सीटें हासिल की और अपनी सरकार बनाने में सफल रही। तो एक यहाँ से आप लोग सीख ले सकते हैं, और कई राजनीतिक पार्टियों को भी लेना चाहिए कि अभी उतनी ऊंचाई पर, कांग्रेस की जितनी ऊंचाई पर कई राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंची हैं, और उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनता आपको अगर उतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है तो नीचे गिरा सकती है। आप देख रहे हैं कि 518 सीट में से 352 सीट, एक भारी बहुमत आपको कांग्रेस को मिलता रहा है। इस चुनाव के बाद देश में इंदिरा गांधी जी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। और फिर आप देखेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी जी का सकुशल नेतृत्व। आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर युद्ध होता है, और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस दौरान देश में काफ़ी तनाव बढ़ गया और इंदिरा गांधी जी को भी काफ़ी बड़े संकट से जूझना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए देश का सकुशल नेतृत्व किया। और आपको बता दें कि युद्ध के दौरान जब स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक का समर्थन देना शुरू कर दिया, और चीन पहले से ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर उसका समर्थन कर रहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती, सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। और आप लोग सोवियत संघ देखते हैं ना, जिसे आजकल आप लोग रूस कहते हैं, उसमें और भी कुछ देश शामिल थे और उसे सोवियत संघ कहते थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो जो रूस है या सोवियत संघ था, उससे हमारे बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं और भरोसेदार मित्र है। आप देखिए, जब भी हमारे ऊपर संकट आया है उसने हमारी मदद की है। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, और इस दौरान इंदिरा गांधी जी ने न सिर्फ लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण दी, बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ने के लिए सैन्य सहायता भी प्रदान की। और इस दौरान इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के महत्व को समझते हुए बांग्लादेश के निर्माण को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं इसके बाद 16 दिसंबर को पश्चिमी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जो आज आप लोग बांग्लादेश देखते हैं ना, इसी की बात हो रही है। देखिए, जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के पास ए भी हिस्सा था और ये भी था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 के बाद इस बांग्लादेश को आज़ाद हो गया था। आप देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की लगती है, मेघालय और त्रिपुरा, और आप देखेंगे आपका मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, हमारा पड़ोसी है। और इस युद्ध में भारत की जीत से इंदिरा गांधी की छवि एक लोकप्रिय राजनेता के रूप में बन गई, और उनकी स्थिति देश में इतनी अधिक मजबूत हो गई कि वे स्वतंत्र फैसले लेने के लिए भी सक्षम हो गई। और वहीं इस युद्ध में के बाद इंदिरा गांधी जी ने खुद को पूरी तरह देश की सेवा और विकास में समर्पित कर दिया। उन्होंने साल 1972 में बीमा कोयला उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और एक सक्रिय और कुशल राजनेता के रूप में समाज कल्याण, अर्थ जगत समेत भूमि सुधार के लिए कई सुधार काम किए। और आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, आप देखिए इंदिरा ने तमाम अच्छे काम किए, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण उनकी आलोचना होती रही है और होती रहेगी। इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देश के विकास के लिए कई नई योजनाओं लागू की और कई काम करवाए, लेकिन 1975 के दौरान देश में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी, और जिसके चलते कई विपक्षी दलों और देश की जनता ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए थे। वहीं इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इंदिरा गांधी जी के चुनाव से संबंधित एक केस पर फैसला सुनाते हुए उनका चुनाव रद्द करने के साथ 6 साल तक उन पर चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया था। और जिसके बाद आप देखें कि देश के राजनीतिक हालात और भी अधिक खराब हो गए और लोगों के अंदर उनके खिलाफ अधिक प्रतिशोध भर गया। आप देखेंगे 26 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 352 आप लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही, जिसके तहत उन्होंने मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण समेत तमाम विपक्षी नेता, उनके राजनीतिक दुश्मनों को गिरफ्तार करवा लिया और जेल में डाल दिया। और जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, सुशील मोदी हों, इस तरह के तमाम नेता आप देखिए उसी समय निकले हुए हैं जेपी आंदोलन से। यही नहीं, आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी छीन लिए गए, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, रेडियो, अखबार, टीवी पर सेंसर लगा दिया गया। फिर इसके बाद 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल को हटाते हुए चुनाव की घोषणा कर दी। और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें आप देखिए कि बड़ी एक तरह से आप देखिए संशोधन किए गए थे संविधान में, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग उसे कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस दौरान राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी गई और फिर से मीडिया से बैन हटा दिया गया और जनता को मौलिक अधिकार वापस देने के साथ राजनीतिक सभाओं और चुनाव प्रचार की आज़ादी दी गई।
हालांकि इस चुनाव के दौरान आपातकाल और नसबंदी अभियान के चलते आम जनता उनके खिलाफ काफ़ी क्रोध बढ़ गया था। और वहीं उस दौरान जनता ने आपातकाल नसबंदी अभियान के बदले इंदिरा गांधी जी को समर्थन नहीं किया, और जिसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी एक सशक्त और मजबूत होकर सामने आई और चुनाव में 500 आप देखें 42 में से 330 सीटें हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी जी के खेमे को सिर्फ 153 सीटें मिली और इंदिरा गांधी खुद अपनी चुनाव हार गई थी। जनता पार्टी की आंतरिक कलह और इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से वापसी होती है, क्योंकि आप देखिए जब गठबंधन होता है तो बड़ा मुश्किल रहता है कि 5 साल चल जाए वो सरकार। तो साल 1979 में जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलह की वजह से सरकार गिर गई और जिसका फायदा इंदिरा गांधी को हुआ। और दरअसल जनता पार्टी के राजनेताओं ने इंदिरा गांधी जी को संसद से बाहर निकालने के मकसद से इंदिरा गांधी जी पर कई गंभीर आरोप लगाए और भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को जेल भी भेजा गया था। वहीं जनता पार्टी की यह रणनीति और इंदिरा जी के प्रति ऐसा रवैया जनता को रास नहीं आया। फिर भारी संख्या में आम जनता इंदिरा गांधी के समर्थन में आ गई और फिर साल 1980 में जो चुनाव हुए 592 में से 353 सीटें हासिल की, 552 में से। और आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और एक बार फिर उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो ये जनता, हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है, वो कभी भी माफ़ कर देती है आप देखिए। और घमंड किसी को आ जाता है तो सत्ता से बाहर भी कह देती है। इंदिरा गांधी के नाम पर कई धरोहर ही हैं। नई दिल्ली में उनके नाम पर इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी बना हुआ है। और आप देखिए जब हमारे देश की प्रधानमंत्री लोह महिला एक तरह से आप कहिए तो उनके नाम पर संस्थान बनेंगे ही। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी का नाम पर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस समेत कई इस तरह के शिक्षण संस्थान के नाम उनके नाम पर रखे गए। यही नहीं, देश के कई शहरों में बहुत सी सड़कों चौराहों के नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर हैं। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और देश के सबसे मुख्य समुद्री ब्रिज पम्बन ब्रिज का नाम भी इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है और इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और इन पुरस्कारों देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को साल 1971 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। साल 1972 में उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया था। आप देखेंगे 1976 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी में साहित्य वाचस्पति सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें मदर्स अवार्ड, हॉलैंड मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और इनसे जुड़े हुए कई विवाद हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह के किसी पद पर रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो आपसे विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। तो जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगन मोहन लाल सिन्हा ने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी पाया था और अदालत ने उन्हें लोकसभा सीट से बहिष्कृत कर दिया था और उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था। साथ ही अगले 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान उन्हें कई आरोपों में संलिप्त पाया गया था, जैसे राज्य बिजली विभाग से चोरी से बिजली का उपयोग करना, चुनाव अभियान के लिए सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करना और मतदाताओं को रिश्वत देना शामिल था। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायाधीश BR कृष्णा अय्यर ने इस फैसले को बरकरार रखा और उन्होंने आदेश दिया कि उनके सांसद के रूप में मिली सभी विशेषाधिकार को बंद कर दिया जाए, उन्हें मतदान से बहिष्कृत कर दिया जाए। 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी द्वारा घोषित 21 महीनों की आपातकाल काफी विवाद में रहा है और इस दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने स्वयं को असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी थी और इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन भी किया था। और आपातकाल के नाम पर इंदिरा गांधी ने तकरीबन समूचे विपक्ष दल के नेताओं को भारत के विभिन्न कारागारों में, जेलों में ठूंस दिया था। और इस दौरान उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की सलाह पर जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक बड़े स्तर पर लोगों को जबरदस्ती नसबंदी या नपुंसक बनाया था। 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और आप देखिए इसी वजह से इनकी हत्या की गई थी। भंडारा वाला अपने साथियों के साथ हर मंदिर साहिब परिसर स्वर्ण मंदिर अमृतसर के भीतर छुपा हुआ था और सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान कई जानें हताहत हुई थी और गुरुद्वारा परिषद को भी कुछ क्षति पहुंची थी, जिसके चलते इंदिरा गांधी के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी जी की हत्या, आप देखेंगे 1981 में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग को लेकर
अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब परिसर के अंदर प्रवेश कर गए थे। और मंदिर परिसर में हजारों लोग होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी जी ने सेना के जवानों को इन आतंकियों से निपटने के लिए सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की इजाज़त दी थी। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार और के दौरान हजारों बेकसूरों मासूमों की जान चली गई थी और सिख समुदाय की धार्मिक आस्था को काफ़ी ठेस पहुंची थी। और इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी जी के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़क उठी थी और देश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। और यही नहीं, सिख समुदाय के कई लोगों ने इस दौरान सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था और सरकारी पुरस्कार उपाधियां भी वापस कर दी थी। और इस तरह एक बार फिर इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक छवि काफ़ी खराब हो गई थी और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ी। दरअसल गोल्डन टेम्पल में हुए भयावह नरसंहार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी के दो सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और वित्त सिंह 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आप देखिए कहा गया था ऐसा कि इनके सिख जो आप देखिए कि इनके बॉडीगार्ड थे उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि अगर हम इन्हें हटाते हैं तो सिख धर्म में हमारी नकारात्मक छवि जाएगी। ठीक है। और क्या इंदिरा गांधी मुसलमान थी? ये शब्द भी आप देखिए काफ़ी आता रहता है, ये विवाद भी काफ़ी बना रहता है। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। उनकी चिता को मुखाग्नि राजीव गांधी ने दी थी और इसकी पुष्टि आप उस समय की बड़ी बड़ी वेबसाइट और अखबारों से कर सकते हैं। उनके अंतिम संस्कार के कई वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी हिंदू थी और आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण परिवार से आती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और हिंदू रीति पर आवाजों से ही फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार, इंदिरा गांधी का विवाह भी हुआ था। इलाहाबाद में 1942 में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने विवाह हिंदू रीति रिवाजों से कर लिया था। देखिए फिरोज गांधी, आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि पारसी परिवार के थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। अंत में जब फिरोज गांधी की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों के मतोच्चारण किया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके स्तंभ को मुखाग्नि राजीव गांधी ने दी थी। उनके शरीर की कुछ अस्थियां आप देखेंगे दफन कर दी गई थी, कुछ विसर्जित कर दी गई थी। दफन की गई अस्थियों की जगह फिरोज गांधी की कब्र बना दी गई। तो हिंदू रीति से भी इनकी अंतिम जो भी समय था वो आप सोचिए हुआ और मुस्लिम रीति रिवाज से भी हुआ अंतिम संस्कार। तो ये कहानी रही है इंदिरा गांधी की। तो मुझे लगता है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। आने वाले समय में जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग आप किसके बारे में बात करेंगे? फिरोज गांधी के बारे में। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बताइएगा, उसका नाम नीचे लिखिएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मिलते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए और देश के नेताओं के बारे में जानते रहिए आप लोग।